अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। और मईशत के मामलात कुछ यूं हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से पाकिस्तान को अब नो मोर अप्रोच का कह दिया गया है। कहते हैं कि जब तक इस्लाहाती इक़दाम नहीं किए जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से, तब तक कर्ज प्रोग्राम जो है वो बहाल नहीं होगा। दोस्तों ने भी मौजूदा हालात में आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब की तरफ से एक डेवॉस में जो बात हुई उसमें ये कहा गया कि अब बग़ैर किसी शर्त के जो ममालिक हैं जिनको कर्ज दिया जाता है अब वो नहीं होगा, बग़ैर किसी शर्त के पैसे नहीं मिलेंगे, जिनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान का ख़ास तौर पर नाम लेके ये बात की गई। इसके साथ साथ ये तो हम सबको पता है और हम इसके ऊपर रोज़ भी डिबेट कर रहे हैं कि बहुत ही सख्त फ़ैसले हैं माशी तौर पर जो करने पड़ेंगे इस हुकूमत को अगर उनको मुल्क को माशी तौर पर सही समत में लेके जाना है। लेकिन कुछ फ़ैसलों की कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि बात हो रही है, मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन कुछ फ़ैसलों में अभी भी हिचकिचा रही है हुकूमत, ख़ासकर बिजली और गैस के रेट बढ़ाने में। IMF की कड़वी गोली है, निगलनी पड़ेगी, लेकिन इसको किस तरह से निगला जाए, पॉलिटिकल कैपिटल भी इसमें डैमेज ना हो। इस वक्त वज़ीर आज़म ज़राए के मुताबिक इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर है और वो ये दावा करते हैं कि कल इजलास हुआ जिसमें ख़ास तौर पे इस तशवीश का इजहार किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि सियासी नुकसान जितना कम से कम हो सके उसको भी देखा जाए और आवाम के ऊपर भी कम से कम बोझ हो। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जो इकदामात करनी है उसमें इन दो चीज़ों को ख़ास तौर पर मलहूज़े खातिर रखा जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन भी है, ये अपने तज्ज़ियाकारों से हमने पूछना है कि क्या हुकूमत को IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए फौरी बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी चाहिए। हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्ज़ियाकारों के पास। आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगी, एक तो चीज़ आपने क्लियर कर दी कल भी कि IMF प्रोग्राम की कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी और सख्त फैसले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अब जिस चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है वो है वॉल्यूम, यानी किस तरह से या किस मिकदार में वो सख्त फैसले किए जाएं, किस तादाद में वो सख्त फैसले किए जाएं कि बैलेंस किया जा सके पॉलिटिकल कैपिटल, आवाम पर बोझ कम से कम हो और फिर ये जो नैया है इसको भी हम पार कर लें। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, क्या ये मुमकिन है? बहुत शुक्रिया अलीना, कल मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं कि हम IMF के कहने पे इक़दाम उठाएं। हमारी इकोनॉमी में कुछ फ्लॉज हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 500-600 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। हर हुकूमत आके कहती है इनको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे फिर प्राइवेटाइज करेंगे, ऐसा होता नहीं है। ना रीस्ट्रक्चरिंग होती है, ना हमने कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन की है पिछले 15-20 सालों में। इसके अलावा गैस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप महंगी खरीदें और सस्ती बेचें, पेट्रोल महंगा खरीदें सस्ता बेचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इवेंचुअली हुकूमत को कर्ज लेना पड़ता है, रियासत को कर्ज लेना पड़ता है और फिर आम आदमी जब वो कर्ज अदा करता है, जब हुकूमत कर्ज अदा करती है तो आम आदमी का ज्यादा नुकसान होता है। ये मेरी कल पूरी बात थी। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या हुकूमत को, इसहाक डार साहब को, वजीर खजाना को ये इकदाम उठाने चाहिए। पहले तो मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब को वो करना चाहिए जिनका वो दावा और वादा करके आए थे, अपनी पार्टी से भी, अपनी पार्टी के कायद से भी और अवाम से भी। और उसी बुनियाद पे मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया गया था। उन्होंने तनकीद की जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। उन्होंने तनकीद की जब डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हुआ, रुपया डी वैल्यू हुआ। और उन्होंने बार बार ये कहा, अपनी मिसाल दी कि मैंने IMF से बड़ा अच्छा डील किया था, आपको ये सख्त इक़दाम करने की जरूरत नहीं है, इससे महंगाई बढ़ती है, आम आदमी पे बोझ पड़ता है, हम इसके बगैर भी IMF से निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये वादा करके वो आए थे वजीर खजाना की कलमदान पर। मिफ्ता इस्माइल को हटाया इसलिए गया था क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बर्न किया था अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप। तो अब इसहाक डार साहब ने जो वादा किया था वो पूरा करें, IMF से बेहतर तरीके से निगोशिएट करके दिखाएं, बेहतर तरीके से डील करें, आवाम को महंगाई बढ़ाए बगैर IMF का पैकेज लेके दिखाएं, कड़वी गोली दिए बगैर वो डील करके दिखाएं IMF से। जिन बातों की वो तनकीद मिफ्ता इस्माइल साहब पे करते थे वो करके दिखाएं उसका उलट। क्योंकि अगर यही इक़दाम उठाने थे जो वो उठाने जा रहे हैं, मैं उसके लिए खिलाफ नहीं हूं कि इस इक़दाम को नहीं उठाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये जरूरत है, लेकिन हमें एक विजन जो इसहाक डार साहब ने दिया था वो सियासी तौर पर बातें की जाती हैं खास तौर अगर यही इक़दाम उठाने हैं जिनकी आप बात कर रही हैं तो फिर अक्टूबर में मिफ्ता इस्माइल साहब ये उसी वक्त कर देते। तो हमारे जो रिजर्व्स गिर के $8 बिलियन से $4.3 बिलियन पर आ गए हैं, जिसकी वजह से डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। वो तो PMLN खुद कह रही थी ना कि मिफ्ता इस्माइल साहब के होते हुए हमने
डिफॉल्ट से अवॉइड कर लिया था। तो अब क्यों डिफॉल्ट की बातें हो रही थी? तो ये इकदाम अगर करने थे तो आई गेस तो चेंज की जरूरत ही नहीं थी, फिर वो इस्माइल साहब ही कर देते। तो अब इसहाक डार साहब वो करके दिखाएं जिनका उन्होंने वादा किया था, दावा किया था कि वो आईएमएफ से बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं। ना महंगाई करने की जरूरत है, ना गैस की कीमत बढ़ाने की जरूरत है, ना पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की मुमकिन है। डार साहब करके दिखाएं ना, इसहाक डार साहब करके दिखाएं। उन्होंने कहा था करके दिखाएंगे, हमें तो नहीं लग रहा था उससे भी मुमकिन है। मैंने तो उनके साथ इंटरव्यू किया था, मैंने ये कहा था कि कैसे करेंगे। आईएमएफ का रवैया अब ऐसा नहीं है कि आईएमएफ जो है वो वेवर देता रहे। जब इसहाक डार साहब 2013 से 17 में उन्होंने प्लान मुकम्मल किया था आईएमएफ का, आईएमएफ ने 13 मरतबा वेवर दिया था। अब ना पाकिस्तान के अमेरिका से वो ताल्लुकात है, ना अमेरिका को पाकिस्तान की उस किस्म की जरूरत है, ना आईएमएफ बार बार रियासत की मिस कमिटमेंट के बाद हमें कोई रियायत देने के लिए तैयार है। तो जो भी कड़वी गोली हफीज शेख साहब को खानी पड़ी, उसके बाद शौकत तरीन साहब ने बड़ी भड़के मारी कि मैं डील करके दिखाऊंगा, और हफीज शेख साहब ने बड़ा बुरा मुआहिदा किया, यासत उमर साहब ने बड़ा मुआहिदा किया, मैं उससे बेहतर करके दिखाऊंगा। शौकत तरीन भी नहीं कर सके। मिफ्ता इस्माइल साहब भी 2 महीने के बाद जो सब्सिडी जो पेट्रोल प्राइसेस कम की थी इमरान खान ने, गलत फैसला किया था, उसको करेक्ट करने में पीडीएम हुकूमत ने तकरीबन 2 माह लगाए थे। उस वक्त भी वो सख्त फैसले लेने के मूड में नहीं थे, लेकिन इवेंचुअली ये एस्टैब्लिश हो गया शहजाद, ये एस्टैब्लिश हो गया कि इसहाक डार साहब ने, मौजूदा हुकूमत ने, चले कह लीजिए, जिस तरह से ताखीर की फैसलों में गलत किया। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, एज एन इंडिपेंडेंट सहाफ़ी, ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो इकॉनमी के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, आप क्या समझते हैं अब अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हैं और नागुज़ीर हो गए हैं, आपके ख्याल में ये फैसले कर लेने चाहिए उनको? क्या कीमतें बढ़ा देनी चाहिए? रियलिस्टिकली एक आईएमएफ हमें कह रहा है कि आप ये इकदामात उठाएंगे, अपनी मईशत को बेहतर करेंगे तो हम आपको कर्जा देंगे। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कि उनकी बात तो आपको इवेंचुअली माननी पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूं पिछले 3 महीने से ना मान के जो हमने नुकसान उठाया है, रिजर्व्स कम हुए हैं, आपका जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में रेट इतना फर्क हो चुका है जिसकी वजह से आपके रेमिटेंसेस गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपकी एलसीज नहीं खुल रही है। इन 3 महीने का जिम्मेदार कौन है? अगर ये मुश्किल इकदाम जिनकी आप इस वक्त बात कर रही हैं वो अक्टूबर में उठा लिए जाते, क्योंकि उस वक्त भी आईएमएफ यही कह रहा था ना, तो शायद इतना नुकसान ना होता। Exactly, तो फिर इस हिसाब से आज भी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जिम्मेदार जिस हालत में है हम उसकी गुज़श्ता हुकूमत है, जहां ये कहते हैं तो उसके साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए, ताखीर हुई है, मुझे इस्माइल साहब को जोकर कह रहे हैं जी, उन साहब को जोकर कह रहे हैं जिस पे क्रेडिट लेते आए हैं कि हमने रियासत को बचाया है। शहजाद, इसी नुक्ते को मुझे आगे बढ़ाने दीजिएगा। बेनज़ीर को मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी। ऐसा क्यों है बेनज़ीर कि जो सियासी रहनुमा है वो अभी भी ये समझ नहीं रहे हैं कि कितना नागुज़ीर हो चुका है हमारा सही फैसले करना, सख्त फैसले करना, मईशत को बचाना। आज भी देखें, खबर आई कि एक और SAPM का इजाफा कर लिया गया है, काबीना की तादाद और बढ़ गई, 77 तक पहुंच गई है। अलीना, पहले तो अगर शहजाद इसी तरह बात करते रहे तो इसहाक डार साहब फिर से वापस मुल्क से बाहर चले जाएंगे और शायद इस बार वापस ना ही आए। अच्छा, देखिए, मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है उस पे आने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी, थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही थी और आपने अपने सवाल में भी जिक्र किया, जो सऊदी वज़ीर ख़जाना ने बात की कि उसका जो लिंक है पाकिस्तान में जो हो रहा है पिछले 3-4 सालों से, उससे नहीं है। वो जो बात कर रहे थे उसका लिंक है उनके अपने मुल्क में जो हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में और जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, उनकी एक बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी प्रैग्मेटिक सी अप्रोच है अपने मुल्क के बारे में। और उनको पिछले कई सालों से नज़र आ रहा था कि तेल की जो डिमांड है, जिसकी रेवेन्यू पे उनकी पूरी मईशत चलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो इसको देखते हुए वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करे ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे तेल पे। जिस तरह हमने देखा कि टूरिज्म उनका सेक्टर खुल गया है, वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उनका एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि वो रेड सी पे एक बहुत बड़ा एक शहर बनाएंगे, एक फ्यूचरिस्टिक शहर में बनाएंगे जहाँ पे वेटर्स जो हैं वो रोबोट्स होंगे। तो वो अपनी इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और वो बड़े सोच समझ के अब खर्चा कर रहे हैं। यही चीज़ अब उनकी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट कर रही है और यही बात वो जो उनके वज़ीर ख़जाना है वो ये कह रहे थे। बल्कि आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इजिप्ट। जब इजिप्ट इस बार उनके पास गया, और इजिप्ट भी IMF की तरफ देख रहा है पैसे देने के लिए, जब इजिप्ट उनके पास गया सऊदी अरेबिया के पास, तो उनको इस बार ग्रांट नहीं मिला जो उनको पिछली बार मिला था। इस बार सऊदी अरेबिया ने उनसे कहा हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे,
आपके पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपको ग्रांट्स ही देंगे। तो वो बड़े सोच समझ के चल रहे हैं और वो अपनी मईशत को देख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है हम जो उसको लिंक कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जहाँ तक बिजली की कीमतें हैं और गैस की, मेरा नहीं ख्याल है इस पैनल पे कोई भी अलीना कहेगा कि आप बढ़ा दें। लेकिन जैसे शहजाद भी कह रहे थे, लग ये रहा है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, शहजाद ने कहा है कि आपको बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। शॉर्ट टर्म रिलीफ ही होगा ना, वही मैं कह रही हूँ ना कि शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, जो रिफॉर्म्स हैं, जिसके बारे में सारे इकोनॉमिस्ट बात करते हैं, वो इवेंचुअली आपको उस तरफ जाना होगा। हमने जब ये जिनीवा में भी अभी कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे भी ये बात हुई कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ओके, ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, उसके बाद वापस आते हैं। महफीजुल अन्याई साहब, मज़हर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक जी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत के बुरे हाल हैं, आगे किस तरह से चलने हैं मामलात, सभी तशवीश का शिकार हैं। इंपोर्टर्स को देख लीजिए, कल किस तरह से उन्होंने रो रो के दुहाइयाँ दी कि हमारे बिजनेसेस किस तरह ठप होते जा रहे हैं, हमारे बुरे हालात हैं। आम आदमी को देख लें। लेकिन नियाज़ी साहब, ऐसा क्यों है कि, बल्कि इसकी वजह क्या है कि सियासतदान अभी भी पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर फोकस किए हुए हैं और अपना सियासी नुकसान और फ़ायदा ज़्यादा मुकद्दम रख रहे हैं। कैबिनेट की आप देख लें, आज फिर काबीना की तादाद में इजाफा हो गया, एक मेंबर और बढ़ा दिया गया है। इस तरह से कैसे चलेगा? लीना, हकीकत है कि अगर कोई पॉसिबल हल है, जो कि मेरा ख्याल में उससे भी कोई जो अमकानी सूरत हाल है, वो ये नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ही पेसिमिस्टिक हो चुका हूँ। जब मैं सारा डेटा देखता हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ देखता हूँ, जो कुछ सूरत हाल है और जो कुछ हम जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है की जो बाकी फैक्टर्स जो है वो एक्टिव है, तो मुझे लगता ही है कि IMF की कड़वी गोली जो है वो निकलने के बावजूद शायद हमारे हालात अच्छे ना हो। वो कहता है ना कि पाय रफ्तन जाय मानत, या वो कहते हैं डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट, या ये है कि जी चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी। इस वक्त देखें बहुत बुरी तरह हम फंस चुके हैं इस चुंगल में। अगर वाहिद कोई उम्मीद है तो यही है जो आपने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी तरीके से जुड़ बैठे। मसला अगर आप ये देखें चश्मे तस्वर में कि ये गवर्नमेंट जो है सारे फैसले ले लेती है जिसके लिए उसको मजबूर किया जा रहा है, और जो कि अभी हफीज पाशा साहब का भी एक बड़े तफसील से मजमून आया कि जी जिसमें IMF को माने और 35% महंगाई वो बर्दाश्त करे, चलो कर लिया, और अंदाजा यह है कि 35 या 40% जो है हमारी इन्फ्लेशन और आएगी। तो उसके बाद 2 महीने बाद इलेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि 3-4 महीने में ये एक्सक्यूशन में जाएगा। पहले आप टैक्सेस लगाएंगे, फिर IMF आएगा, फिर सूरत तब तक ये इलेक्शन में चले जाएंगे। उस इलेक्शन में इनको सिवाय जिल्लत, ख्वारी, रुसवाई और मतलब कई वजूहात की बिना पर ये बहुत ही बुरी तरह इनको पिटेंगे और नुकसान उठाएंगे। अच्छा, इसमें जाहिर है कि इसका मतलब यह है कि जो काम करेंगे ये करेंगे, लेकिन अगर इसको कोई फायदा पहुंचेगा तो वो पहुंचेगा जो कि इस काम के लिए जो उसका फायदा उठाएंगे। दूसरी सूरत यह है कि ये ना करें और अपनी पॉलिटिकल कैपिटल पर जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल ही जिसको जो ग्लूमी सूरत हाल है, शहजाद साहब ने अभी बताई है, बेनजीर साहब ने बताई है, वो सूरत हाल से 2-4 होते हैं। तो ये अजीब गरीब चीज है कि आप जो है जिसको कहना चाहिए पाए रफ्ता न जाए मान, ना आप करके बच सकते हैं ना करके बट सर उस वक्त दावा करके तो यही आए थे ना, हुकूमत गिराई इसीलिए थी कि हम बेशक अनपॉपुलर हो, फैसले करेंगे, मुल्क को बचाएंगे। सियासत ये आप वो सारी बातें आप जो कर रही हैं बहुत अच्छी हैं, कहा है उन्होंने, कर भी किए भी सही है, करेंगे भी सही। अब सोचा था इनका कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, जब हम जाएंगे सऊदी अरब के पाँव पकड़ेंगे तो कह देंगे कि अच्छा भाई आप लोगों ने जब पाँव पकड़े हैं 3 बिलियन और सही। वो पता चल गया कि सारे इंटरलिंक्ड है। ये पहले भी कई दफा डिसीजन कर चुके हैं कि FATF है, IMF है, सऊदी अरेबिया है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे के सारे इनका जो किबला है, काबा है, कंट्रोलिंग वॉल जो है वो वाशिंगटन के अंदर है। ये बेस हॉल है, इसमें ना पड़े। लेकिन बात यह है कि अब ये आके बिल्कुल फिक्स में है। अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं चुप करके रिसाइन करके हुकूमत के जो इलेक्शन कराएं, निगरान लाएं, जो करने फैसले करें, और उसके बाद भी इनको नुकसान या फायदा क्या होना है। लेकिन यह है कि जो आएगा वो जाके संभाले कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना। मेरे नजदीक इस वक्त जो है इनके पास कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन कसूर इसमें किसी का नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि कसूर इसमें
दो किरदार हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में हमें यहाँ तक पहुंचाया है। सर वो एक अलग बहस, लेकिन ये आपकी राय दिलचस्प है कि आप कहते हैं कि आपके ख्याल में इनको आम इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए खामोशी से, ये जो सख्त फैसले इनका बोझ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? क्लैरिटी के लिए थोड़ा मुझे बता दें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है कि इमरान खान साहब ऑन बोर्ड ही होना। मजहर अब्बास साहब, क्या आपको लग रहा है कि मजहर अब्बास साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आपको ये वाकई में होता हुआ भी लग रहा है? क्योंकि इसहाक डार साहब तो ज़राए के मुताबिक ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि अगर वो सख्त फैसले लेते हैं तो उनका पॉलिटिकल डैमेज होगा, पॉलिटिकल कैपिटल डैमेज होगा, तो इसलिए वक्त भी उनको ज़्यादा दिया जाए, पॉलिटिकल इमरजेंसी या व्हाटएवर, और ज़्यादा उनको वक्त मिलना चाहिए वो गेन करने के लिए। ऐसा करेंगे शहबाज शरीफ आज न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का बयान पढ़ लें कि वो क्यों नहीं लड़ना चाह रही अपने मुल्क के लिए आइंदा इंतखाबात में, क्यों हिस्सा नहीं लेना चाह रही। ये डिज़ास्टर रहा है 10 महीने, ये सिर्फ एक ड्रामा रहा है कि ये कहना कि जी रियासत बैठ रही थी, रियासत तबाह हो रही थी, हमने रियासत बचाने के लिए जो है अपनी सियासत कुर्बान कर दी, तो आज क्यों फैसला करते हुए हिचकिचा रहे हैं? बचाएं रियासत, अगर रियासत बच रही है। सवाल ये है कि आपने मुसलसल ये कड़वी गोली, सिर्फ अवाम, हमेशा से अवाम क्यों कड़वी गोली निकले? किस हुक्मरान ने कड़वी गोली निकली है? अपने ऊपर कितनी पाबंदियां लगाते हैं ये, यानी सारी कुर्बानी हमेशा लोग देते रहें। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो लोग कुर्बानी दें, बिजली की कीमत बढ़े तो लोग कुर्बानी दें, गैस की कीमत बढ़े तो लोग कुर्बानी दें, ना पानी आता है नलों में और ना बिजली आती है घरों में, ना गैस आती है, बिल सबके आते हैं, तो लोग क्यों कुर्बानी दें और कब तक कुर्बानी दें? आप एक टाइमलाइन डिसाइड कर दें कि लोग कितनी कुर्बानी दें। ये जो अभी आपने बात की, आप ऑप्टिक्स होते हैं ना, इस काबीना को आप 12 रुकनी काबीना कर दें। हिम्मत है आपके, रियासत बचाएं ना, करें ना, काबीना को जो है वो 12-13 मिनिस्टर कर दें, एडवाइजर कर दें। क्या ज़रूरत है एक लंबी फौज खड़ी करने की? ये ना रियासत बचाने आए थे, ना सियासत बचाने आए थे, ये सिर्फ अपने आप को बचाने आए थे, और उसकी प्राइस जो है वो पूरी कौम को पे करनी पड़ रही है। पिछली हुकूमत पे ब्लेम करना, पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ को आपने किस तरह बेहतर किया है? कोई एक फार्मूला बता दें कि आपने ये इक़दामात किए हैं। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने से पहले और पीडीएम अपनी काबीना बनाने से पहले कुर्बानी देते ना, हर पार्टी अपनी कुर्बानी देती। अच्छा, मैं चाहूँगी ये वाला जो नुक्ता है ना, क्योंकि अभी न्यारी साहब ने भी कहा, इसके ऊपर हम शहजाद की इनपुट भी ले लेते हैं साथ साथ। शहजाद, जब मिफ्ता इस्माइल साहब अक्टूबर में वजीर खजाना थे और 2 मरतबा हुकूमत पीडीएम की 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुकी थी और तीसरी मरतबा भी इम्कान था कि 20 से 25 रुपए बढ़ेगी, तो बड़ी मुश्किल से एक फॉर्मूला तय किया गया जिसके तहत 7 रुपए उन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे। तो मीटिंग लंदन से हो रही थी और आपको पता है उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब उठ के भी चले गए थे। तो आखिर में जो यहाँ पे टीम बैठी हुई थी जिसमें मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये सारे थे, उन्होंने कहा देखिए 7 रुपए तो हमें बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोल की कीमत, इसके अलावा कोई चारा नहीं, वरना IMF हमें नई किस्त जारी करेगा। तो वहां पे एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या आप अपने कायद के लिए ये 6-7 रुपए दरगुजर नहीं कर सकते, ये रहने नहीं दे सकते, आप छोड़ दे, ना बढ़ाएं 6-7 रुपए, क्या कायद के लिए आप ये नहीं कर सकते? तो जब माशी फैसले इस तरह हो रहे होंगे कि IMF चाहता है कि आपने कीमत बढ़ानी हो, 7 रुपए आपके फॉर्मूले के तहत बढ़नी भी है कीमत, लेकिन वहां से अगर कोई शख्स बैठ के कहे कि आप अपने कायद के लिए 7 रुपए छोड़ दें, तो फिर आप सोच लें कि मुल्क में माशी फैसले किस तरीके से होंगे। नहीं तो फिर 2 मिसकंसेप्शंस क्लियर होनी चाहिए ना। एक ये कि अभी जैसे एक राय है यहाँ पर कि गुज़श्ता हुकूमतें सारी की सारी, या कुछ किरदार थे जिनकी वजह से सारी आई, ठीक है, लेकिन वो आधा सच ना हुआ। फिर इस हुकूमत ने जो डिलेज की और इसकी वजह से जो खराबी आई, वो भी फिर पूरा कंप्लीट सच होना चाहिए। और दूसरी चीज़, उसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। दूसरी चीज़, जैसे अभी हम बात कर रहे थे और ये राय आई कि हम इंतखाबात कॉल कर देने चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर हाल है, क्यों बोझ उठाएं बाकियों की गलतियों का, इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। क्या आपको लगता है ये सेम रास्ता होगा इस वक्त? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, इस वक्त कोई भी हुकूमत आ जाए, और मैं 100% मुत्तफिक हूँ, मेरे ख्याल से मैं भी लाइफ में पहली मरतबा इतना पेसिमिस्ट हुआ हूँ जितना हफीज नियाजी साहब हुए हैं कि इस वक्त सिर्फ IMF का आप ये फैसला कर लें, इससे का मतलब ये नहीं कि शायद हमारी कोई मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी, शायद हमें कुछ वक्त और मिल जाएगा कि हम अपनी इस्लाह कर लें।
तो पीटीआई हुकूमत आए, पीटीआई हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई हमारे सामने है, कोई माशी टीम उनकी नहीं थी, वो इंपोर्टेड वजीर खजाना से अपनी हुकूमतें चला रहे थे, तो कोई टर्न अराउंड नहीं एक्सपेक्ट करें आप, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। हाँ, एक बात तय है कि जो नई हुकूमत आएगी उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। उसको ये नहीं देखना कि अगले 6 महीने में मैंने अपने वोटर के पास जाना है और वोटर को क्या जवाब देना है। तो ये मेरे ख्याल से फायदा जरूर होगा, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 13 जमाती इत्तेहाद अच्छा, ये जो मज़ीद साहब अभी कह रहे थे कि इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, यही सिलसिला होता है कि कोई 77 लोगों की काबिना इस्लाहाती काम नहीं किया मईशत में, क्या ये भी सच है? इस्लाहाती काम तो कोई नहीं किया। हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अच्छा। फायर फाइटिंग ये कर रहे हैं कि आईएमएफ कहेगा कि आपने अपनी गैस की कीमतें खरीद से कम रखी हुई, आप बढ़ा दें, आपको बढ़ानी पड़ेंगी। आपने पेट्रोल पे सब्सिडी दी हुई है, उसको आप खत्म करें, और जो आपकी खरीदने की कीमत है उस पर आप बेचें। देखिए बिल्कुल अलीना, देखिए महंगाई, अगर ना महंगाई का बहुत हद तक ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से होता है। आप और कुछ नहीं करते, आप स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस करते। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है महंगाई को कम से कम 20 से 25% कम कर सकती थी, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की वजह से। आप मालूम कर लें, आप स्टोर्स में जाके मालूम कर लें, और जगहों पे मालूम कर लें, या आपके फूड इंस्पेक्टर्स, आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स, आपके ये जितने इंस्पेक्टर्स हैं, ये इनको ये दुकानदार कितने पैसे देते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है ना। तो महंगाई का जो हजम है वो इतना बढ़ जाता है कि लोगों के लिए, आप सोचें ना, 25 रुपए की नान, ये आम आदमी के लिए, जो आदमी 3 नान खाता था वो अब 1 नान खाता है। ठीक है जी, इसको कंक्लूड इस बात पे करते हैं कि हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ये कहती है कि जो दावे वादे करके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आई थी, उनको उन वादों को डिलीवर करना चाहिए, और बेशक सख्त फैसले हों, किसी भी कीमत पर हों, उनको वो लेने चाहिए, और ख़ासकर अगर उससे उनका सियासी नुकसान भी होता है, डजंट मैटर। ये भी समझते हैं, इसका भी इदराक है कि अवाम को तो बहरहाल इसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। न्याजी साहब इससे अग्री नहीं करते, वो समझते हैं कि फ़ौरन आम इंतखाबात की कॉल देनी चाहिए, पीडीएम को बोझ नहीं उठाना चाहिए सख्त फैसलों का। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची की सियासत पर हम बात करने वाले हैं। बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। ये बात तो एक तरफ के मेयर डिप्टी मेयर कौन बनेगा, अभी भी जिस तरह से इंतखाबात हुए उसके ऊपर जमात इस्लामी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जमात इस्लामी जो कि इस वक्त दूसरे नंबर पर है, वो न सिर्फ प्री पोल रिगिंग बल्कि पोस्ट पोल रिगिंग के ऊपर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, और सिंध हुकूमत को इसमें मुलव्विस करार दे रही है। अब इंटरेस्टिंगली मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो इत्तेहाद बनाना है, कोई भी पार्टी अकेले नहीं ला सकती अपना मेयर, तो इसके लिए किसी न किसी को इत्तेहाद करना पड़ेगा, यानी जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी और पीटीआई, या फिर ये भी ऑप्शन है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल जाए। अब इस खाके के लिए सब जमात इस्लामी से रब्ता कर रहे हैं। इसी तरह की एक कोशिश आज कराची में हुई, पीपल्स पार्टी गई, उनका एक वफ्द गया बल्कि जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर, और उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिलकर काम करें, लेकिन अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जमात इस्लामी के अमीर कराची ने। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल रही हैं, ये अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का इत्तेहाद मुमकिन है? मज़हर अब्बास साहब। जी बिल्कुल मुमकिन है, माजी में भी इनकी वर्किंग रिलेशनशिप रही है और अब भी मुमकिन है। और मेरा ख्याल है ख़ुद जमात इस्लामी, क्योंकि ज़ाहिर है हाफिज़ नईम जो है इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जमात इस्लामी चाहे पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करे या पीटीआई से इत्तेहाद करे, हर दो सूरतों में जो है मेयर जमात इस्लामी का आना है। लेकिन जमात इस्लामी को क्या सूट करता है? जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी इसलिए ज़्यादा सूट करती है क्योंकि बहरहाल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही के ज़रिए ही आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। ज़ाहिर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑटोनमस केएमसी तो नहीं है, तो आपको डिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियल मामलात के लिए, अदरवाइज़ भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है इस टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। मेरा ख्याल है जो पोजीशंस दोनों जमातों की आई हैं वो पोजीशन इससे पहले इन दोनों जमातों की कभी नहीं रही। यानी जमात इस्लामी 2015 में जमात इस्लामी की पोजीशन क्या थी? 2015 में जब लोकल बॉडीज़ हुए थे तो जमात इस्लामी के पास कितनी सीटें थी, या फॉर दैट मैटर पीपल्स पार्टी के पास कितनी सीटें थी? तो आज एक अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली है कि और दोनों स्मूथली, आइडियली तो ये है कि तीनों जमातें मिलकर कराची की खिदमत करें,
किसी के पास टाउन्स हैं, टाउन ज़्यादा हैं, किसी के पास जो है यूसी ज़्यादा हैं, और जाहिर है मेयर की पावर से ज़्यादा टाउन्स की पावर्स हैं इस वक्त। तो अगर आपने कराची को बेहतर बनाना है तो मेरा ख्याल है ये गुस्से और इसको छोड़ें, आगे बढ़ें। 4-5 सीटों का मामला है, 4-5 सीटों का मामला एक प्रोसेस में हल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन पे। इसको नाक के मसले मसाइल से ना जोड़ें अगर कराची को आगे बढ़ाना है। आप देखें प्रोटेस्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है, यानी जिनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको तो कोई, उन पे तो कोई मसला नहीं होता। सफ़र कौन करता है? लोग सफ़र करते हैं, जिनकी वजह से आप एहतजाज कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है 88, 91, 94 ये जो यूसीज के झगड़े हैं, इसके बजाय एक तय करें, इलेक्शन में कमीशन पे चले जाएं, जो भी जिस तरह तय होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इस चीज़ को टेम्परेचर को डाउन करें, क्योंकि कराची के मसले बहुत हैं। मेयर जब भी बनेंगे हाफिज नईम साहब ऑपोजिशन में रह के बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप मेयर बनता है कोई भी मुख्तलिफ होती है तो आपने आगे बढ़ना है। तो आइडियली पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का सूट इसलिए करता है क्योंकि आपने अगर मेयर जमात इस्लामी का होगा, जमात इस्लामी पे शहजाद, आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ज़्यादा बेहतर एलाइज हो सकते हैं? क्या अगर पीटीआई के साथ कर ले तो ये एडेड बेनिफिट नहीं होगा कि थोड़ा पीपल्स पार्टी को श्रिंक करने में भी मदद मिलेगी इन दोनों जमातों को? देखिए, पीटीआई से इत्तेहाद करने की एक वजह तो सिंपली ये हो सकती है क्योंकि सीटों में इतना ज़्यादा फर्क है, तो वहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, डायरेक्ट हाफिज नईम साहब मेयर बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि वो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन रिग किया है, तो फिर एक सियासी अलायंस पीटीआई के साथ इस तरीके से बन सकता है। लेकिन मैं मज़हर साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मेयर, क्योंकि ऑब्वियसली जब केएमसी में आप होंगे, लोकल गवर्नमेंट को सारे जो फंड्स हैं, जो रिसोर्सेज मिलने हैं, जो इख्तियारात मिलने हैं, वो सूबाई हुकूमत से मिलने हैं। और ये तो मेरे ख्याल से अगली हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में नजर आ रही है। तो अगर वो अपने आप को 5 साल के मेयर के तौर पे देख रहे हैं और डिलीवर करना चाहते हैं, तो फिर रिसोर्सेज, वसाइल उनको सिंध हुकूमत से ही मिल रहे हैं, तो वो एक ज्यादा प्रैग्मेटिक उनके लिए अप्रोच होगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर डिलीवर करें। और ये बात बिल्कुल ठीक है मज़हर साहब, क्योंकि कराची को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो कानूनी निज़ाम भी है बल्दियाती, उसमें केएमसी के पास तमाम पावर्स नहीं है। जो डीएमसीज है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कचरा उठाना, जिसकी अक्सर तनकीद मेयर के ऊपर होती है, लेकिन वो वहाँ पे क्योंकि डीएमसीज बनी हुई है, वो उनके पास भी इख्तियारात हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी सेटलमेंट हो कि हाफिज नईम साहब मेयर रहें, और मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया उनको रहना भी चाहिए, और पीपल्स पार्टी से वो सेटलमेंट कर लें टाउन्स के हवाले से, कि टाउन्स पीपल्स पार्टी शायद जहाँ पे वो जीती है वो ज्यादा रख ले और मेयर जो है नईम साहब बन जाए। बट क्योंकि सिंध हुकूमत अगली बारी भी नजर आ रही है उनकी, क्योंकि इंटीरियर सिंध में उनका वोट बहुत ज्यादा है, तो ऐसा लगता है कि ये बेहतर चॉइस है। क्योंकि एक तरफ तो सब ये जो इंतखाबात हुए हैं, इंडिपेंडेंट ज़राए भी इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई है जो कि कह रही है कि हम अगले इंतखाबात में 2/3 लेंगे और उसके लिए कराची की सीट्स भी उतनी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप यहाँ पर नहीं देख रहे कि कराची में पीटीआई स्ट्रॉन्ग? कराची में तो होगी, लेकिन सिंध हुकूमत तो सिर्फ कराची के बेसिस पे नहीं बनेगी ना। वो तो ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि इंटीरियर में वोट जो है पीपल्स पार्टी का काफी ज्यादा है, अब तक कोई ऑल्टरनेट नजर नहीं आता। तो सिंध हुकूमत मुझे लग रहा है कि सिंध से पूरी तहरीक चलाई थी पिछली दफा लॉन्ग मार्च के लिए, उससे तो कहते थे ना उसमें भी बड़ा पीटीआई बेशक सीट जीत जाए कराची से, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिंध हुकूमत जो है वो मुझे लग रहा है कि अगली बारी भी पीपल्स पार्टी की होगी। तो इसलिए अगर उनको वसाइल चाहिए सिंध हुकूमत से चाहिए होंगे, तो वो बेहतर चॉइस इस हिसाब से हो सकती है नईम साहब के लिए। अच्छा, दैट इज माई एग्जैक्ट पॉइंट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं मज़हर अब्बास साहब, क्या आपको लगता है कि उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटना इस वक्त सही बात होगी? अगर ये जो धांधली के इल्ज़ाम जिस तरह से इंतखाबात हुए हैं सारे के सारे, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद? देखिए, धांधली के इल्ज़ाम के साथ 2018 में भी आप गए ना पार्लियामेंट में, यानी वो इल्ज़ामात आपकी रिजर्वेशन अपनी जगह होती हैं, और उनको आपको रखना चाहिए और उसको एक लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए। लेकिन ये तो बताएं, ये जो सिर्फ बट उस वक्त आपने ही कहा था कि बॉयकॉट करना चाहिए था। नहीं, देखिए, नहीं, वो तो मैं एमक्यूएम के हवाले से कह रहा हूँ। एमक्यूएम के हवाले से मैं अब भी कहता हूँ कि एमक्यूएम के बॉयकॉट उनको पॉलिटिकली बेनिफिट करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इस वक्त एमक्यूएम अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती तो एमक्यूएम पाकिस्तान अपने सिंबल से लड़ती, पीएसपी अपने सिंबल से लड़ती, फारूक सत्तार अपने सिंबल से लड़ते, इसलिए कि वो तो हो चुके थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सिंध के 2 फेजेस के इलेक्शन हुए हैं। पीटीआई ने और पीटीआई और जमात इस्लामी सिर्फ कराची पे प्रोटेस्ट कर रही है। क्या हैदराबाद में वो सेटिस्फाई हैं? क्या मीरपुर खास में वो सेटिस्फाई हैं? बाकी जगहों पे सेटिस्फाई हैं? जहां पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी, फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में भी मेयर आ रहा है, मीरपुर खास में भी मेयर आ रहा है, सक्खर में भी मेयर आ रहा है,
तो कराची में अगर पीपल्स पार्टी मेयर जमात को ऑफर कर देगी तो मेरा ख्याल है एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, वरना जमात इस्लामी पीटीआई के साथ तो जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, उसके बाद वापस आते हैं। बेनजीर और न्याजी साहब को कमेंट शामिल करेंगे। कराची में मेयर डिप्टी मेयर के लिए किस तरह से जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो आगे तश्कील पाएगा? क्या इसमें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी मुमकिन है? अपने तज्जियाकारों से ये जान रहे। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? देखिए अलीना, अगर जमात इस्लामी के मेयर आते हैं तो सेंसिबल और प्रैक्टिकल फ़ैसला तो यही होगा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ कोई अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे पहले भी यहाँ पे बात हो रही थी कि सूबाई हुकूमत उनकी है और लगता भी ये है कि शायद अगली इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए सिंध में। और ये भी कहा जाता था कि जो वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे कराची में 2016 से लेकर 2020 तक, तो कोई ख़ास कराची में काम उस वक्त नहीं हुआ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह कहा यह जाता था कि उसकी वजह ये थी कि कॉन्फ्रंटेशन रहती थी लोकल गवर्नमेंट में और सूबाई गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से एक रुकावट बन के रही। तो बेहतर तो यही होगा और प्रैक्टिकली स्पीकिंग भी यही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अगर जमात इस्लामी पीटीआई के साथ जाती है तो उनको पॉलिटिकल माइलेज ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऑन द ग्राउंड उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, वो पीपल्स पार्टी के साथ ही होगा। अगर जमात इस्लामी ये सोच रही है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई आ जाएगी सेंटर में, तो शायद हमारी उनके साथ कोई रिलेशनशिप मिल जाए और फेडरल गवर्नमेंट कराची में हमारी कोई मदद करे, तो फिर उनको 2018 की तरफ देखना चाहिए जब पीटीआई के 14 MNAs थे कराची में, लेकिन फिर भी कहा यही जाता था कि पीटीआई ने कोई ख़ास काम कराची में नहीं किया। न्याय साहब, आप कहिएगा, नेचुरल एनिमीज़ हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। बड़ी दफ़ा हमने देखा जितनी पीटीआई पे तनकीद करते हैं उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। आपको लगता है कि अब उस पूरे के पूरे नैरेटिव से हटकर उनके साथ इत्तेहाद कर लेना, ठीक है बेशक मुफाद में हो, ये ज़्यादा बेहतर होगा और जमात इस्लामी का जो सपोर्टर है वो इसको बैक करेगा? देखिए जी, मैं बात तो जो क्रक्स है वो तो मेरा भी वही है जो बेनज़ीर ने अभी जवाब दिया है, जरा डिफरेंट स्टाइल में। ये नेचुरल एनिमीज क्या होता है, यानी कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को मैंने खुद, बल्कि जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को मार्च 2018 में यहाँ लाहौर चेयरिंग क्रॉस में एक ही स्टेज पे इकट्ठे देखा है। और फिर नेचुरल एनिमी सारे एक दूसरे के खिलाफ है, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, जमात इस्लामी पीटीआई के खिलाफ है, पीटीआई जमात इस्लामी के खिलाफ है। देखिए थोड़ी बात समझने की कोशिश करें, मदर साहब ज्यादा इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि पीटीआई के जो इमरजेंस हुई है वो वैक्यूम, जो अगर जो भी फितरी तौर पर हुई है मैनिपुलेशन से हटके, वो एमक्यूएम ने जो वैक्यूम छोड़ा है या पैदा हुआ है, उसके एक वाइड पैदा हुआ है, वो पीटीआई ने फिल इन किया है। अब जमात इस्लामी ने भी वही वैक्यूम जो है वही फिल इन करना है कि जो एमक्यूएम में भी कुछ उससे मिला है और जो पीटीआई जो श्रिंक हुई है या जो कुछ उसके पास था वो जमात इस्लामी को मिला है। अब दो सूरतें हैं, जमात इस्लामी की मेयरशिप तो श्योर शॉट है, वो तो प्लेटर में पीटीआई भी देगी और ऐलान भी कर रखा है और पीपल्स पार्टी भी पहले दिन से ऐलान कर रखा है कि सारे इख्तलाफात के बावजूद, सारी जो है तू तकरार जो एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बावजूद एक मलफूफ अंदाज में पीपल्स पार्टी कहती थी इत्तेहाद हमने करना है जमात इस्लामी के साथ, उनके हक में भी जाता है और उसके लिए उन्होंने पेशरफ भी शुरू कर दिया। लेकिन मत भूलें कि पीटीआई के साथ जमात इस्लामी को अल्टीमेट सियासी लॉन्ग रन पे सियासी फायदा पीटीआई के साथ है, लेकिन नुकसान ये होगा जो बेनज़ीर ने कहा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर सिंध की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत की मदद के बगैर वो इनकैपेसिटेटेड रहेंगे, वो एक गैर मुअस्सर रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, लोगों की तनकीद होगी, लोग कहेंगे जी इन्होंने नहीं किया, एमक्यूएम ने भी सफर किया है। दूसरा, जब पीपल्स पार्टी के पास साथ आते हैं तो पीपल्स पार्टी के वोटर्स के अंदर उनको कोई पोलिटिकल स्पेस नहीं मिलनी, और वो पोलिटिकल स्पेस जो पीटीआई के साथ रह के बहुत सारी एक गुडविल जो खींच सकते थे, वो जाहिर है कि वो कितनी एक होती है रेलेवेंट बात है, फिर सियासत के अपने अनफोल्ड होना होता है, उसके डायनेमिक्स है। लेकिन ये है कि अगर नटशल कहें तो इंतजामी तौर पर अगर उनको परफॉर्म करना है जैसे नेमतुल्लाह खान ने किया था, यूसुफ अली अब्दुल अफगानी ने किया था जमात इस्लामी के मेयर्स ने, तो वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के अम्ब्रेला में
और पीपल्स पार्टी लगता ही है कि उन्होंने एक नया जो पैराडाइम शिफ्ट आई है, एक नया उन्होंने डॉक्ट्रिन अच्छा, मैं इसकी एक और जो साइड है वो एक्सप्लोर करना है। ठीक है न्याई साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं मर्ज साहब से इसकी जो दूसरी फ्लिप साइड है वो एक्सप्लोर करना चाहूंगी। ये भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ना चाहें कि अगले इलेक्शंस के लिए जमात इस्लामी को और उनके मेयर को काम करने दें या डिलीवर करने दें, तो रोड़े भी अटका सकते हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है। देखिए, पीपल्स पार्टी दोनों एस्पेक्ट देख लें। पीपल्स पार्टी इस वक्त हर सूरत में चाहेगी कि डिप्टी मेयर पीटीआई का ना आ जाए, और डिप्टी मेयर पीटीआई के माने हुए कि आगे उनको फ़ायदा होगा इलेक्शंस का। और अगर पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को सेटिस्फाई नहीं किया तो जमात इस्लामी पीटीआई के। जमात इस्लामी पर प्रेशर क्या है? जमात इस्लामी पे उनके बहुत से लीडरों का, और ख़ास तौर पे जो सिंध से बाहर के लोग हैं, वो पीटीआई के साथ जाना चाहते हैं। और वो इसलिए पीटीआई के साथ जाना चाहते हैं कि अभी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो वो पीटीआई के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट की गुफ्तगू भी आगे बढ़ सकती है, ख़ासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। तो जमात इस्लामी अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आगे की सियासत के हवाले से देख रही है, प्रोविंशियल असेंबलीज़ और फिर नेशनल असेंबली, तो उन्हें लॉन्ग टर्म में तो पीटीआई सूट करेगी। लेकिन चूंकि केएमसी इतना बड़ा मैंडेट उन्हें मिला है, तो अगर वो उसकी खातिर केएमसी को नज़रअंदाज कर देंगे, और केएमसी में जाहिर है जब पीटीआई और जमात इस्लामी का होगा तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन का मेयर होगा ना। तो अगर ऑपोजिशन का मेयर होगा तो फिर कराची विल सफ़र। तो कराची तो फिर उसकी कराची की सफरिंग तो अपनी जगह रहेगी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की होगी। तो ये मेरा ख्याल है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वो है। जिस खैबर पख्तूनख्वा में सेटलमेंट का आपने, अंडरस्टैंडिंग का आपने भी हवाला दिया, और हम सुन भी रहे हैं कयास आराइयाँ, तो ये वैसे ज़्यादती नहीं है कि कराची के फैसले खैबर पख्तूनख्वा की सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो रहे हैं? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अरे इसी नोट के ऊपर फिर हम कंक्लूड कर देते हैं अपना प्रोग्राम। हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात के ऊपर हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, मुत्तफिक हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा अगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आपस में इत्तेहाद कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।